फ्रेंड्स टू अवर चैनल। ये है हमारा ब्लड का सेकंड पार्ट जिसमें हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ओके, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारा ब्लड का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हार्ट का पहला वीडियो हो गया था। ब्लड पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में पूरा डिटेल बता दिया था और मैंने उसमें बोला था कि फाइब्रिनोजिन जो एक कंटेंट है उसको याद रखना है या ध्यान में रखना है, वो आगे चल करके हमारे काम में आएगा। और ब्लड के पार्ट 1 में ये भी मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स किस तरह से जो है ब्लड क्लॉटिंग में अपना मदद करता है, ये जो है हम लोग वहां पर देखेंगे। तो आज देखेंगे, अभी देखेंगे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, जो कि हमारे ब्लड का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग आखिर है क्या? ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड जो है अपनी फ्लूइडिटी लूज कर देता है या अपनी फ्लूइडिटी छोड़ देता है। ब्लड क्या है? एक तरल पदार्थ है, तरल है, ठीक है, बहता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्लड अपनी फ्लूइडिटी मतलब अपनी तरलता को छोड़ देता है और वो एक जेल के जैसा मास बना लेता है कुछ ही मिनटों में। ठीक है, और जिसको आप लोग अलग से एक कंटेनर में कलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग यही एक चीज है। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड अपना तरल जो स्वभाव है वो छोड़ करके जेली लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें वो बदल जाता है, जिसको आप अलग से कलेक्ट भी कर सकते हो, उसको अलग से शेड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो उसको। ठीक है, अब ये जो क्लॉट है ये मेश होता है, मेश ऑफ थिन फाइब्रिल्स होता है, जो इंटैंगलिंग ऑफ द ब्लड सेल्स। ये कैसा होता है पता है? ये जो फाइब्रिल्स होते हैं ये एक मेश की तरह दिखता है। ये जो फाइब्रिन होता है ना, ये देखिए, दिस फाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन थ्रेड्स। ठीक है, तो ये जो ब्लड सेल्स है ना, ये एक मेश लाइक जो जालीदार फाइब्रिल्स बनते हैं उसमें जाकर के वो लोग अटक जाते हैं। ये जो फाइब्रिन्स है ये थ्रेड के जैसा दिखता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है? ये इस तरह से जाली के जैसा दिखता है। ठीक है, या आप लोगों ने जो छन्नी देखी होगी, छन्नी मेश, ठीक है, जो जिससे छाना जाता है, तो ये छन्नी की तरह होता है, एक इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, फाइब्रिल्स और फाइब्रिन्स के। ठीक है, ये फाइब्रिन होता है। ठीक है, तो ये फाइब्रिन जो है फाइब्रिनोजिन से बनता है। और ब्लड क्लॉटिंग की ये जो प्रोसेस है, पूरी की पूरी ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसको कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं, या फिर एंजाइम कैस्केड थ्योरी भी इसको कहा जाता है। हो सकता है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है, तो वो कैस्केडिंग प्रोसेस होती है, या फिर उसकी जो थ्योरी है उसको एंजाइम कैस्केड थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग में कितनी स्टेजेस होती हैं। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। पहला जो इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनने के बाद में क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना था ये जो है ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन करता है। और उसके बाद में जो तीसरी स्टेज आती है वो है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। ठीक है, ये 3 प्रोसेसेस इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्रोसेस। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। हम लोगों को एक कट लगता है या इंजरी होती है। ठीक है, वो इंजरी जैसी हमें कट जाता है वहां पे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग जैसे ही शुरू होती है वैसे ही इसका स्टेज 1 यहाँ पे चालू हो जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनता है? ये 2 तरह से बनता है, एक आउटसाइड दी सेल या आउटसाइड दी बॉडी, और एक बनता है इनसाइड दी ब्लड खुद। ठीक है, तो कैसे होता है? जब हमारे यहाँ पे कट लग जाता है, कट लगने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही ब्लड हवा में आता है, उसको हवा लगती है, वो वायु के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो वो जो कटा हुआ वहां पे भाग है, वहां पे जो टिश्यू है, वो टिश्यू क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाना चालू कर देता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये हो गया बाहरी तरफ से। वो टिश्यू क्या करता है? वहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाना चालू कर देता है।
और उसके बाद में ये हो गया आउटसाइड, मतलब कट गया है तो ये आपके त्वचा के बाहर प्रोसेस चल रही है। और दूसरा खुद ब्लड के अंदर क्या होता है, जैसे ही ब्लड के अंदर कट जाता है तो सबके सब वहां पे एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, सबके सब बोलने लग जाते हैं कि चलो 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 कट गया वहां पे अपने को जमाना है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है, इनसाइड द प्लेटलेट्स, खुद प्लेटलेट के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनना चालू हो जाता है उस समय, क्योंकि सब अपने अपने कामों में भिड़ जाते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है कैसे, आउटसाइड द सेल, मतलब जो टिश्यू रहता है वो टिश्यू हवा के संपर्क में या ब्लड हवा के संपर्क में आने के बाद त्वचा के बाहरी सरफेस पे थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और प्लेटलेट्स जो है ब्लड के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, और उसके बाद में ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो तैयार हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर वहां पे बन जाता है इस थ्रोम्बोप्लास्टिन की हेल्प से, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये जो पहला प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना, अब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, थ्रोम्बिन जो प्रोथ्रोम्बिन था, अब यहाँ पे सेकंड प्रोसेस यहीं पे आ जा रही है, ये कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। एक्चुअली कैसा है, ऑल ओवर ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है ना, वो घुमा फिरा करके अगर कहेंगे ना तो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। जब तक थ्रोम्बिन नहीं बनेगा ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता, ठीक है। तो थ्रोम्बिन का बनना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, किसकी मदद से, कैल्शियम की मदद से, ठीक है। कैल्शियम के साथ जाकर के वो फ्रेंडशिप कर लेता है और बोलता है कि चल यार अपने को वहां पे कट गया है, ब्लड क्लॉटिंग करनी है, तो वो बोलते हैं मैं अकेला कैसे करूंगा, तो प्रोथ्रोम्बिन बोलता है कि चल यार मेरे पास एक आइडिया है, अपन चल करके थ्रोम्बिन को बताते हैं। तो ये थ्रोम्बिन को बनाते हैं, एक्चुअली प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन में से प्रो हटा देंगे तो थ्रोम्बिन बन जाएगा, ठीक है। वो पहले वाले स्टेज में था, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में एक्टिवेट हो जाता है कैल्शियम की मदद से, और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो सब्सटेंस होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है कैल्शियम की मदद से। अब ये जो थ्रोम्बिन बना है, ये थ्रोम्बिन बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन, ये जो फाइब्रिनोजिन जो था प्लाज्मा में, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लाज्मा के अंदर ये अपना प्लाज्मा प्रोटीन जो सॉलिड पार्ट्स थे प्लाज्मा प्रोटीन्स में, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन, तो ये वही फाइब्रिनोजिन है जो फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, ठीक है। फाइब्रिनोजिन कैल्शियम के साथ मिलकर के फाइब्रिन बनाता है, और ये फाइब्रिन बनने में मदद करता है सिर्फ और सिर्फ थ्रोम्बिन। और जब तक फाइब्रिन नहीं बनेगा तब तक जो है वो जालीनुमा जब चीज नहीं बनेगी तब तक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसमें आकर के कैसे अटकेंगे, नहीं अटक सकते। इसीलिए ये जो फाइब्रिन है इसका फॉर्मेशन भी जरूरी है, और इसका फॉर्मेशन होने के लिए थ्रोम्बिन का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाइब्रिन जैसे ही बन जाता है उसके बाद में वहां पे ब्लीडिंग धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही कट जाता है, जब कभी कुछ चोट लग जाती है, या जब हम लोग कहीं लैब में जाते हैं, सैंपल लिया जाता है, फिंगर पे नीडल मारी जाती है, हल्का सा ब्लड आता है, वो ले लेता है और शुगर वगैरह चेक कर लेता है, ब्लड शुगर देख लेता है, या फिर वो हमारी नसों में से जब सिरिंज डाल करके ब्लड निकालता है तो देखिए कॉटन रख करके बोलता है हाथ को ऐसे करके रखिए 2 से 3 मिनट तक। क्यों 2 से 3 मिनट तक, इसलिए वहां पे ये रखना है, क्यों, क्योंकि ये फाइब्रिन का फॉर्मेशन वहां पे 2 से 3 मिनट में हो जाता है, या 3 से 6 मिनट में फाइब्रिन वहां पे बन जाता है, 5-10 मिनट के अंदर तक मैक्सिमम टाइम में बन जाता है। तो फाइब्रिन बनने के बाद में वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। या कभी बहुत बड़ा घाव अगर लग गया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो सूख करके ब्लैक कलर की पपड़ी बना देता है, तो वो पपड़ी कुछ और नहीं है, वही ये ब्लड क्लॉट है, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग जो है ना, ये वही पपड़ी है। तो अगर आप उस पपड़ी को फिर से खींच के निकाल देंगे तो आपको फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, तो वही वो फाइब्रिन है, ठीक है। ये जालीनुमा इसका जो शेप होता है जालीनुमा होता है, जैसे ही कट जाता है यहाँ पर सब लोग आकर के इस तरह से फाइब्रिन आकर के यहाँ लग जाता है, उसी के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जितनी भी सब्सटेंस है वो वहां करके अटक जाते हैं, और वहां से जो है सीरम करके वहां से वो बाहर निकल जाता है, प्लाज्मा वहां से हल्का फुल्का पानी बाहर निकल जाता है, और ये वहां पे अटक करके हवा में आकर के सूख जाते हैं, और सूखने के बाद में जो है वहां पे पपड़ी बन जाती है, और वही पपड़ी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ब्लीडिंग वहां पे स्टॉप हो जाती है, और इसी को कहते हैं ब्लीडिंग स्टॉप होना, या इसी को कहते हैं ब्लड का क्लॉट हो जाना, ठीक है। अब एक चीज छोटी सी आप लोगों के दिमाग में आती होगी कि अगर कट गया, ब्लड बाहर आया तो ब्लड तो क्लॉट हो गया, ब्लड बॉडी के अंदर क्यों क्लॉट नहीं हो जाता, ठीक है। अगर ब्लड बॉडी के अंदर क्लॉट हो जाएगा तो सोचिए कितना खतरनाक होगा, क्योंकि वो तो जान ले लेगा इंसान की। इसीलिए ब्लड बॉडी के अंदर ही क्लॉट ना हो जाए, इसके लिए भगवान ने या फिर साइंस, मेडिकल साइंस में एक ऐसी चीज है
जो सबसे सही है वो से कहते हैं हिपैरिन। ठीक है, ये हिपैरिन जो है इसे एंटी कोगुलेंट एजेंट या फिर एंटी क्लॉटिंग एजेंट भी कहा जाता है। ये नेचुरली बॉडी में जो है खुद प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हिपैरिन ये एंटी कोगुलेंट है। ये हिपैरिन जो है ना इन सब के ऊपर भारी पड़ता है एक्चुअली। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें तो ब्लड क्लॉटिंग में किस किसने भाग ले लिया है, प्लेटलेट्स आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन के बाद में थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन के बाद में फाइब्रिन है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन है, कैल्शियम है, सब कुछ है इन सब के ऊपर। और आप लोगों ने बचपन में एक और चीज पढ़ी होगी कि विटामिन के, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया कि इस पूरी प्रोसेस में हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है जब हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे। तो अब इस पूरी प्रोसेस में विटामिन के तो कहीं था नहीं, लेकिन था जो हमारे शरीर में विटामिन के होता है। ये सारी प्रोसेस जो हुई, इन सारी प्रोसेस को रेगुलेट करना जो है विटामिन के का काम होता है। रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि जल्दी जल्दी काम करो, उसको बढ़ावा देना, उस प्रोसेस को बढ़ावा देने का काम करता है विटामिन के। ठीक है, अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस भी बहुत स्लो हो जाएगी। और अगर विटामिन के पूरी तरह से एब्सेंट होगा तो फिर तो भूल ही जाइए, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती जल्दी। तो विटामिन के क्या करता है, ये कट होने से लेके ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा जो बनता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये सारी जो प्रोसेस हो रही है ये विटामिन के रेगुलेट करता है। ठीक है, ओके, तो ये इसमें जो है ये विटामिन के भी आ गया फिर। ठीक है, तो प्लेटलेट्स हो गए, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजिन हो गया, फाइब्रिन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन के हो गया। इन सब के ऊपर ये सारी चीजें जो है क्लॉटिंग करती हैं। इन सब चीजों के ऊपर अकेला हिपैरिन भारी पड़ जाता है और वो ब्लड को क्लॉट अंदर बॉडी के अंदर नहीं होने देता है। ओके, बॉडी के अंदर वो ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखते हैं कि अगर मान लो कि अगर ये हिपैरिन का लेवल अगर बॉडी में बढ़ गया तो क्या होगा। देखो ये एंटी कोगुलेंट एजेंट है, मतलब ये क्लॉटिंग नहीं होने देता है। लेकिन हिपैरिन भी जब कट लगने के बाद में बाहर आ जाता है तो हिपैरिन वहां पे सूख जाता है या हिपैरिन इनएक्टिव हो जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे कि कट लगने के बाद में हिपैरिन तो वहां पे प्रेजेंट है ही ब्लड में, तो फिर वहां ब्लड क्लॉट क्यों हो रहा है। तो हिपैरिन ब्लड के बाहर आने के बाद में कोई काम नहीं कर सकता। जब तक वो बॉडी के अंदर है तब तक हिपैरिन एक्टिवेटेड है। बॉडी के बाहर आने के बाद में हिपैरिन इनएक्टिव हो जाता है और हिपैरिन के ये आते हैं, मतलब सिंथेटिक इंजेक्शंस भी आते हैं। ठीक है, वो अलग से बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो बॉडी में दिए जा सके, लेकिन वो सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये हिपैरिन जो है अगर इसका लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाए तो क्या होगा, उससे एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं हीमोफीलिया। अगर आपने नाम सुना होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है कि अगर आपको कहीं पे कट गया ना, आपने 5 मिनट 10 मिनट क्या आपने वहां पे 15-20 मिनट भी दबा के रखा ना, तब भी आपका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हिपैरिन वहां पे फिर इतना ज्यादा रहता है कि वो बाहर आने के बाद में भी, हवा में लगने के बाद में भी हिपैरिन इनएक्टिव फॉर्म में जाने में, मतलब उसको इनएक्टिव फॉर्म में पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में हिपैरिन होता है। तो हीमोफीलिया नामक एक डिसीज हो जाता है जिससे कट लग जाने के बाद में ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग चालू रहती है। अगर छोटा मोटा कट है तो ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने आपको तलवारी मार दिया और अगर आपको हीमोफीलिया डिसीज है, आपका तो ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, इतना ज्यादा ब्लीडिंग होगा कि आपकी डेथ हो जाएगी। खैर ये एक अलग बात है। और लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है कि अगर हिपैरिन का लेवल अगर बॉडी में या ब्लड में इंक्रीज हो गया तो हीमोफीलिया नाम का डिसीज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेम इसी तरह से अगर हिपैरिन का अगर लेवल डिक्रीज हो गया तो क्या होगा। अभी वही थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि ब्लड अगर बॉडी के अंदर ही क्लॉट हो गया तो क्या होगा। तो अगर हिपैरिन का लेवल कम हो गया तो यही ब्लड बॉडी के अंदर नसों में क्लॉट होना चालू हो जाता है और उस बीमारी को कहते हैं थ्रोम्बोसिस। देखो थ्रोम्बोसाइटोसिस अलग चीज है, थ्रोम्बोसिस अलग चीज है। ओके, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि थ्रोम्बोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोसिस मतलब ये थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है ब्लड का क्लॉट, ये नसों में जम जाता है और ये इतना डेंजरस होता है कि ये थ्रोम्बोसिस, ये ब्लड क्लॉट क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं या फिर अपना जो वेन्स हैं, ठीक है, मतलब धमनी या फिर सीरा, ये उसके अंदर जाकर के ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से शरीर में तकलीफें होती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये ब्लॉकेज अगर हार्ट की नसों में आ गया तो हार्ट की जो मसल्स है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा
वो मसल्स डेड होने लगेंगी और उसके बाद में हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर हार्ट की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। तो ये ब्लड क्लॉट इतना खतरनाक होता है, ठीक है। अब मजेदार बात देखिए, फाइब्रिनोजिन प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ब्लड क्लॉट करते हैं, हिपैरिन ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। और मजेदार बात यह है कि ये तीनों का जो फॉर्मेशन है या ये जो तीनों है ना, ये लीवर में बनते हैं। तीनों के तीनों एक ही जगह से इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है लेकिन काम अलग अलग करते हैं। तो एक ध्यान में रखेंगे, फाइब्रिनोजिन प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइब्रिनोजिन कहां बनता है तो लीवर में, प्रोथ्रोम्बिन कहां बनता है तो लीवर में, और हिपैरिन बनता है तो कहां, लीवर में, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं टेस्टिंग फॉर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग अगर हमें पता करनी है कि हमारा सही है या नहीं है तो उसके लिए जो कुछ टेस्ट बताई गई हैं वो है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम टेस्ट किया जाता है, एक जो है फिल्टर पेपर लिया जाता है, यहाँ पर हल्का सा एक सुई से प्रिक लेकर के यहाँ पे कुछ बूंद खून आना चालू हो जाता है, तो फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ एक टाइम इंटरवल के बाद में उसको वहां पे आपको अपने हाथ से वहां पे ये करना पड़ता है, फिल्टर पेपर पे लगाना पड़ता है। जितने टाइम के बाद में वहां पे फिल्टर पेपर पे वो ब्लड का धब्बा दिखना बंद नहीं होता तब तक वो करना है। जैसे ही वो बंद होता है टाइम देखना है, वो टाइम आपका ब्लीडिंग टाइम रहता है कि आपका खून कितनी देर बहा, ठीक है। तो उसका नॉर्मल टाइम होता है 3 से 6 मिनट, ठीक है। 3 से 6 मिनट में ब्लीडिंग टाइम, मतलब इतनी देर आपका ब्लड अगर बहता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद वो क्लॉट होना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है क्लॉटिंग टाइम। एक ट्यूब होती है, उसमें वो ब्लड हल्का सा लेकर के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, तब तक ब्लीडिंग टाइम किया जाता है, चेक किया जाता है कि ब्लीडिंग टाइम क्या है। वो ट्यूब में लेकर के वो ट्यूब साइड में रख दी जाती है, उसमें देखा जाता है कि ब्लड क्लॉट कितनी देर में हुआ। वो ट्यूब को हल्का सा तोड़ना पड़ता है और उसको आप हल्का सा खींच के देखेंगे तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वहां पे दिखाई देता है। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का ही मतलब है कि वो ब्लड क्लॉट हो गया है। तो इसका मतलब होता है हाँ कि ब्लड क्लॉट हो गया है, और इसका जो नॉर्मल टाइम है वो है 3 to 8 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये वाला जो प्रोथ्रोम्बिन था ना, जो बन रहा था, जो प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा था, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसका मतलब क्या है कि टाइम टेकन बाय ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट के द्वारा लिया गया जो टाइम है, अगर हम उसमें अलग से थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू अगर ऐड कर दें तो उसके बाद में ब्लड को क्लॉट होने के लिए जो टाइम लगने वाला है उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहा जाता है। उसके बाद में आता है पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन तो डायरेक्ट जो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बना रहा था, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स और कैल्शियम वो यहाँ पे बाद में इसमें मदद कर रहे थे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए, कैल्शियम। तो पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर देखना है तो टाइम टेकन बाय ब्लड क्लॉट आफ्टर एडिंग जो है फॉस्फोलिपिड्स एंड कैल्शियम टू इट, अगर कर देंगे तो वो हो गया पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और उसके बाद में आ जाता है थ्रोम्बिन टाइम, सीधा सीधा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम और थ्रोम्बिन टाइम। तो ये कब होगा, टाइम टेकन बाय ब्लड क्लॉट आफ्टर एडिंग थ्रोम्बिन टू इट। अगर ब्लड में हम लोग अलग से ऊपर से अगर थ्रोम्बिन ऐड कर दें तो उसके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उसको कहते हैं थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया है ब्लड क्लॉटिंग पूरा यहाँ पर। अभी आप लोगों के एग्जाम के हिसाब से इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें अभी कुछ और बाकी चीजें मुझे नहीं लगता कि और इसमें रहेंगी। चलिए आप लोगों को एक हाँ छोटा सा एक यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझाना था, फटाक से मैं आप लोगों को 2 मिनट में यहाँ पे बता दूँ। देखिए कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन करे कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन से ब्लड सेल ने हेल्प की थी, तो क्या आरबीसी था वहां पर, नहीं था। डब्ल्यूबीसी था, नहीं था। क्या था, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ने ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प की थी, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग कहें तो थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट्स था, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन करे कि कौन से ब्लड सेल ने हेल्प की तो थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स। अगर किसी ने क्वेश्चन किया
कि कौन सा प्रोटीन वहां पर प्रेजेंट था, ठीक है, कौन सा प्रोटीन। तो दो प्रोटीन थे, एक है फाइब्रिनोजेन और एक है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ब्लड सेल प्लेटलेट्स, प्रोटीन में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन थे जिन्होंने ब्लड क्लॉटिंग में हमारी मदद की। अगर कोई क्वेश्चन करे कि कौन सा एलिमेंट था, कौन सा एलिमेंट था या धातु था, धातु तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट था या कौन सा तत्व था जिसने ब्लड क्लॉटिंग में मदद करी थी, तो वो है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम ने वहां पे मदद करी थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा विटामिन था, तो विटामिन तो आप लोगों को बचपन से ही पता है कि विटामिन के, ठीक है। ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले तत्वों के नाम बताइए, या फिर ऑप्शन दिए हुए हैं 4 उसमें कोई भी, तो मान लीजिए अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन उसमें है और विटामिन के भी साथ में है, तो सब लोग सबसे पहले विटामिन के पे धाड़ से टिक मार देते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसने क्वेश्चन पूछा क्या है। अगर उसने पूछा है ब्लड सेल तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, अगर वो पूछ रहा है प्रोटीन तो प्रोटीन दो है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद में एलिमेंट की अगर बात करें तो कैल्शियम, या फिर धातु या फिर तत्व, धातु तो नहीं है कैल्शियम लेकिन तत्व है एक कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है ये उपधातु के नाम से इसको कह सकते हैं। और उसके बाद में अगर विटामिन की बात हो तो विटामिन के, ठीक है। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूरा। यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। तो अब इसके बाद में हम लोग आएंगे ब्लड क्लॉटिंग, या ब्लड क्लॉटिंग नहीं, ब्लड के थर्ड पार्ट में, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप समझाऊंगा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है, किसने खोजा था, क्या है ब्लड ग्रुप का ईच एंड एवरीथिंग। ब्लड ग्रुप से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से ना छूटे, आप लोगों को उसको अच्छे से सॉल्व कर सके, इसके लिए हम लोग मिलेंगे ब्लड के थर्ड पार्ट में जो होगा ब्लड ग्रुप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।